तो चलिए अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में अब बात खबरों की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचे हैं। सीएम के स्वागत करने के लिए सांसद राजेंद्र अग्रवाल, विद्युत मंत्री सुमेंद्र तोमर और विधायक, जिलाधिकारी समेत नगर आयुक्त भी मौजूद रहे हैं। और इसके बाद सीएम ने आयोजन स्थल पर पहुंचकर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरित किए हैं और 6 किसानों को घरौनी वितरित किए हैं। एक नए भारत बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने योजनाओं का केंद्र बिंदु व्यक्ति, परिवार, जाति, मत और मजहब को नहीं, क्षेत्र और भाषा को नहीं, बल्कि देश के गांव को, गरीब को, युवा को, महिलाओं को और समाज के प्रत्येक तबके को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए जो संकल्प आज से 8 वर्ष पहले लिया था, आज उसके चमत्कारी परिणाम देखने को प्राप्त होते हैं। और वहीं 3 दिवसीय दौरे पर सूबे की राजधानी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सेना दुश्मन को सबक सिखाना अच्छी तरह से जानती है। ये बात पुरानी दुनिया में जान चुकी है और पूरी दुनिया ये जान चुकी है कि हमारे स्वाभिमान पर चोट की तो हम हर तरफ से निपटने के लिए तैयार हैं अगर स्वाभिमान को नुकसान पहुंचाया। रक्षा मंत्री ने पीएम जनधन योजना का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आज राजीव गांधी होते तो उनको संतुष्टि मिलती। आज केंद्र सरकार की तरफ से भेजा जा रहा है 100 का 100 रुपया और आम आदमी के पास वो पहुंच भी रहा है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। और वहीं राजधानी लखनऊ में बीजेपी के कार्यालय के गेट नंबर 2 के अंदर बलराम तिवारी नामक अधेड़ ने खुद को आग लगा ली है। पुलिस ने आग बुझाकर झुलसे अधेड़ को सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। प्राप्त जानकारी के हिसाब से अधेड़ बिजली विभाग का संविदा कर्मी है। तो वहीं पीड़ित परिवार ने थाना ठाकुरगंज पुलिस और आम्रपाली चौकी इंचार्ज पर आरोप लगाए हैं कि अधेड़ की पत्नी ने बताया कि मकान मालिक और बगल के किराएदार मारपीट करते हैं। मारपीट की शिकायत थाने पर 2 बार करने के बावजूद चौकी इंचार्ज ने कार्रवाई की बजाय उनके साथ अभद्रता की है और उनको वहां से भगा दिया। बलराम की पत्नी ने चेतावनी दी है कि मैं अपने 4 बच्चों के साथ जहर खा लूंगी। पुलिस की वजह से ही मेरे पति ने आत्मदाह किया है। और वहीं रायबरेली में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पहुंचने से पहले से ही झमाझम बारिश वहां पर होना शुरू हो गया और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिसकर्मी बारिश में भीगते हुए नजर आए। आपको बता दें कि मुंशीगंज स्थित दरियापुर और सलोन स्थित एनिमल ब्रीडिंग सेंटर में राज्यपाल का यह कार्यक्रम था। और बांदा जिला अस्पताल पहुंचे कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और राज्य मंत्री अनूप प्रधान ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत चल रहे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही जिला अस्पताल में जन्मी नवजात बच्चों का जन्मदिन भी मनवाया गया और उन्होंने कहा है कि बेटियों का जन्म होने पर यह जश्न का कार्यक्रम रखा गया है। और सीएम योगी की हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। भड़काऊ भाषण मामले में मुकदमा चलाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि इस याचिका में मेरिट नहीं है और इस वजह से इस केस को चलाने की मंजूरी नहीं दी जा सकती। सीएम योगी के खिलाफ यह केस 2007 में दर्ज हुआ था। इससे पहले राज्य सरकार ने मई 2017 में इस केस को चलाने की अनुमति देने से मना कर दिया था। तब सरकार का कहना था कि इस केस में सबूत नाकाफी हैं, जिससे 2018 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसको सही भी ठहराया था। दरअसल यह मामला गोरखपुर दंगे के वक्त का है और इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीएम योगी के कथित भाषण की जांच कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। सीएम योगी के हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सपा ने सीएम योगी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। सपा के प्रवक्ता अमीख जामेई ने सवाल उठाते हुए कहा कि 2007 गोरखपुर हेट स्पीच मामले में
सीबीसीआईडी की जांच में सीएम योगी को दोषी पाने को हाईकोर्ट ने यह माना था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें राहत दी, लेकिन इससे बड़ी अदालत ईश्वर भगवान की अदालत है, जहां वो हमेशा दोषी रहेंगे। कांग्रेस में जिस तरह से 2007 गोरखपुर हेट स्पीच केस में योगी आदित्यनाथ जी को भले ही कुछ राहत मिल गई, लेकिन जो उनके दामन पे, जो उनकी शख्सियत पे जो हमेशा एक दाग रहा है, हेट स्पीच का एक विशेष समुदाय के खिलाफ नफरत, हिंसा के लिए उकसाने का पूरा मामला, वो ईश्वर की भगवान की अदालत में कभी खारिज नहीं होगा। बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को बड़ा झटका लगा है। लखनऊ की विशेष एमपी एमएलए अदालत ने माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को हथियार लाइसेंस मामले में भगोड़ा घोषित किया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 सितंबर की तारीख तय की है। वहीं लखनऊ पुलिस की एक टीम गाजीपुर में अब्बास अंसारी के पुश्तैनी मकान पर नोटिस चस्पा करेगी। अब्बास अंसारी अगर कोर्ट में पेश नहीं हुआ तो कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें कि महानगर स्थित अब्बास अंसारी के फ्लैट को पहले ही गाजीपुर पुलिस कुर्क कर चुकी है और इसके साथ ही भगोड़ा अब्बास अंसारी कुर्की की कार्रवाई से बचने के लिए अब हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है। अब्बास अंसारी ने इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की शरण ली है। अब्बास अंसारी ने अग्रिम जमानत के लिए लखनऊ हाईकोर्ट में अर्जी डाली है। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका पर पारित किया। और आपको यह भी बता दें कि अब्बास अंसारी के खिलाफ एक शस्त्र लाइसेंस पर कई असले लेने के मामले में गैर जमानती वारंट जारी हुआ। हालांकि पुलिस अब तक भगोड़ा घोषित यह हो चुका है और अब्बास को गिरफ्तार पुलिस नहीं कर पाई है। वहीं वो कहीं छिपकर आरोपी अब्बास अंसारी बचने की कोशिश कर रहा है। और वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के पशुधन दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने मवेशियों में फैलने वाली लंपी चर्म रोग पर सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कोविड-19 की तरह ही पशुओं में भयंकर रोग ये फैल रहा है। इस रोग को सरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही रोकना चाहती है। लंपी से उत्तर प्रदेश के करीब 15 जिले प्रभावित हैं। उन्होंने कहा है कि सीएम के निर्देश हैं कि इस रोग को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आगे नहीं बढ़ने दिया जाए और इसलिए पशुओं की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की बात उन्होंने कही है। उत्तर प्रदेश में इस रोग को नियंत्रित करने के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया और इसके साथ ही पुलिस विभाग की पशु चेक पोस्ट बनाकर निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री धर्मपाल ने जानकारी देते हुए कहा है, उन्होंने निर्देशित यह किया है कि सबसे पहले गौशालाओं में वैक्सीनेशन का काम शुरू किया जाएगा। पड़ोस के प्रदेश हैं जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और दिल्ली, इनसे पशु उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ऐसी राज आज्ञा जारी कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कड़े निर्देश हैं। उत्तर प्रदेश में नुमाइश, पशु बाजार अग्रिम आदेशों तक प्रतिबंधित कर दिए जाएं। दूसरा, पश्चिम जिले से पूरब की ओर आने वाले जो यातायात के जो वाहन हैं, उनमें गौवंशीय और महत्वंशीय पशुओं को प्रतिबंधित रखा जाए। पुलिस पूरी तरीके से चेक पोस्ट बनाकर चेक करने का काम करे। तो इस तरीके से हमने निर्देश दिए हैं। और नोएडा में बनी भ्रष्टाचार की इमारत 28 अगस्त यानी कि रविवार को 2:30 बजे उसको उड़ा दिया जाएगा। इसके लिए टावर में करीब 3700 किलो बारूद फिट किया गया है। करीब 6 महीने की लंबी प्रक्रिया का अंत अब होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और लगातार निगरानी के बाद अब इस टावर को तोड़ने की घड़ी बेहद नजदीक है। दोनों टावर के लिफ्टों को हटा दिया गया है और बिजली कनेक्शन इसके काट दिए गए हैं। इसके बाद ट्विन टावर ब्लास्टर के 10 कर्मचारी 32 मंजिलों तक लगातार चढ़ उतरकर विस्फोटों की लोडिंग प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं और एपेक्स टावर में भी विस्फोटकों को लोड किया जा चुका है। 22 अगस्त को लोडिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद से हर रोज कम से कम एक बार इसकी निगरानी के टीम 10 टावरों की 32 मंजिल पर चढ़ती उतरती है। तो ये देखिए 28 अगस्त को इसको डिमोलिश करना है। ब्लास्ट के लिए 9640 छेद इसमें किए गए हैं
और इसी के साथ 3700 किलो बारूद इसमें लगेगा। 28 अगस्त को इसको डिमोलिश करना है। तस्वीरें आपके सामने हैं। भ्रष्टाचार की ये 2 इमारतें, 900 ट्रक से ज्यादा मलबा की बात भी इसमें सामने आ रही है। जब इसको डिमोलिश किया जाएगा 500 मीटर तक सोसाइटी खाली करवा दी जाएगी। इसी के साथ 700 परिवार घर से बाहर रहेंगे, माफ करना 7000 परिवार जो आसपास हैं वो घरों से बाहर रहेंगे। सुबह ही बिजली पानी जो है वो उनका कट जाएगा और इसी के साथ दोपहर 2:30 बजे यही वो वक्त है जब ब्लास्ट होगा, डिमोलिश किया जाएगा। इस ट्विन टावर को 9 सेकंड में जमींदोज हो जाएंगे ये दोनों के दोनों टावर। देखिए, और ब्लास्ट के वक्त नोएडा एक्सप्रेस को बंद रखा जाएगा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। ब्लास्ट के बाद आसपास की सोसाइटी भी जो है उसकी भी जांच होगी कि उसको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। ब्लास्ट के बाद पिलर, गैस कनेक्शन और लिफ्ट की भी जांच की जाएगी। नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर को 28 अगस्त की दोपहर यानी कि 2:30 बजे जमींदोज कर दिया जाएगा। इसको लेकर सीएम योगी ने अफसरों के साथ बाकायदा बैठक की है। सुरक्षा मानकों को सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए। सीएम योगी ने इसको लेकर कहा कि ध्वस्तीकरण में सुरक्षा मानकों को कड़ाई से पालन करना चाहिए। बैठक के बाद आईआरडीसी ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। आईआरडीसी ने बताया कि 28 अगस्त की सुबह नजदीकी सोसाइटी एमरॉल्ड कोर्ट और एटीएस विलेज को भी खाली करवा दिया जाएगा। इसके साथ ही ट्विन टावर के चारों ओर सड़कों पर आने जाने पर प्रतिबंध रहेगा। बिल्डिंग को ध्वस्त किए जाने के कारण ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे आधा घंटे तक बंद रहेगा। बिल्डिंग ध्वस्त करने के लिए इसमें 9600 होल करके 3700 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री इसमें भरी गई है। बिल्डिंग का गिरने का समय अब नज़दीक। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना। बिल्डिंग का मतलब कि ट्विन टावर का, नोएडा के अंदर ट्विन टावर का जो है गिरने का समय बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। मात्र 2 दिन के बाद यानी कि संडे को 28 अगस्त को ट्विन टावर गिरा दिए जाएंगे। कुछ तस्वीरें पहले आपको दिखा रहे ट्विन टावर की। यही वो ट्विन टावर है जो हमारे तस्वीरों में पीछे देख सकते हैं। यही ट्विन टावर जो आने वाले 28 अगस्त को ध्वस्त किया जाएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो आसपास की आप बिल्डिंग देख रहे हैं, बिल्डिंग को जो है पूरी कंप्लीट जो है सील किया गया है। ऊपर से लेकर नीचे तक आप पूरा फ्लोर देखेंगे तो बाई फ्लोर पूरा जो है सील किया गया है। और जो कुछ तस्वीरें हम आपको यहाँ भी दिखा दें कि उस तरफ से देखें तो करीबन आधा किलोमीटर दूर तक जो है पूरा एरिया कम्प्लीटली सील है। विस्फोटक के जो है विस्फोटक के जो यहाँ पर बैनर आपको दिखा दूँ, जो जूम करके थोड़ा दिखाइए कि विस्फोटक का जो है विस्फोटक का जो काम है, विस्फोटक एरिया मतलब कि यहाँ पर जो 3700 किलोग्राम जो है विस्फोटक इस ट्विन टावर में गिराने के लिए लगाया गया है। यहाँ पर पूरा साफ साफ लिखा गया है कि खतरा है। इसको एरिया को पूरा कंप्लीटली जो है सील किया गया है। हालांकि जो 28 अगस्त को ये जो ध्वस्त किया जाएगा उसके बाद करीबन आधा के घंटे के करीब जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है उसको भी बंद किया जाएगा। जो हालांकि जो आसपास की सोसाइटी आप देख रहे हैं पीछे मैं आपको दिखा दूं, इन सोसाइटी वालों को याद दी गई है, उनको बताया गया है कि सुबह 28 तारीख को सुबह 7 बजे जो है इसको बिल्डिंग को जो है जो सोसाइटी के लोग हैं उनको खाली करना होगा। हालांकि कुछ सोसाइटी लोग बात भी की थी। हाँ जी, आला अधिकारी जो है वो भी मुआयना करने आए थे। कल नोएडा की जो ऋतु महेश्वरी हैं वो भी यहाँ पर आई थी, सीईओ, उन्होंने भी यहाँ का जायजा लिया, निरीक्षण किया। हालांकि जो तमाम अधिकारी हैं 24 घंटे, पुलिसकर्मी आपको दिखा दूं, पुलिसकर्मी जो है यहाँ पे 24 घंटे जो है मौजूद रहते हैं। इसलिए वो बैठते हैं कि जब तक ये टावर जो है ध्वस्त नहीं किया जाता, गिराया नहीं जाता, जब तक इनकी पुलिस की ड्यूटी है कि यहाँ पर कोई जो खतरा क्षेत्र है, विस्फोटक क्षेत्र है, यहाँ पर किसी की एंट्री नहीं है, बिल्कुल पाबंदी कर दी गई है। हालांकि देखने वाली बात अब ये होगी 28 तारीख को ये जो ट्विन टावर जो ध्वस्त होना है, इसमें लगभग जो टाइम बताया जा रहा है वो 9 से जो 12 सेकंड का टाइम बताया कि 9 से 12 सेकंड के अंदर इसको पूरा ध्वस्त किया जाएगा। और जो सोसाइटी के लोग हैं उनको भी बताया गया है, ये चेतावनी दी गई कि सुबह 7 बजे उनको जो है पूरी सोसाइटी खाली करनी है। दूर से उस पीछे की तरफ से लेके और आगे की तरफ तक पूरी रोड जो है ये कम्प्लीटली सील रहेगी। मुकेश सिंह के साथ अमर सैनी, जनता टीवी, नोएडा। और वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। गुलाम नबी आजाद ने पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से सभी पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आजाद ने कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी को 5 पन्नों का इस्तीफा भेजा है। सोनिया गांधी को भेजे गए इस्तीफे में गुलाम नबी आजाद ने लिखा है कि बड़े अफसोस और बेहद भावुक दिल के साथ मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपनी आधा सदी पुराना नाता तोड़ने का फैसला लिया। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की जगह कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकलनी चाहिए। गुलाम नबी आजाद लंबे वक्त से कांग्रेस से नाराज थे। वे कांग्रेस के नाराज नेताओं के G23 गुट में भी शामिल थे
और G23 गुट कांग्रेस में लगातार कई बदलाव की मांग करता रहा। इससे पहले कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उन्हें सपा ने राज्यसभा में भेजा है। गुलाम नबी आजाद की नाराजगी तब सामने आई जब उन्होंने अभियान समिति का अध्यक्ष बनाए जाने के कुछ घंटों बाद ही पद से इस्तीफा दे दिया। सोनिया गांधी चाहती थी कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में आजाद के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़े, इसलिए उन्हें चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन गुलाम नबी ने पद मिलने के कुछ घंटों बाद ही स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था। और वहीं गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने राज्यसभा मेंबर निर्वाचित न होने के चलते गुलाम नबी की नाराजगी ये बताई है। पीएल पुनिया ने कहा कि गुलाम नबी आजाद बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे। उन्होंने जो कारण बताए हैं उससे सहमत या असहमत होने की कोई बात नहीं है, कुछ परिस्थितियां बन जाती हैं इस तरह की। पीएल पुनिया ने यह भी कहा कि पिछले जो राज्यसभा के चुनाव हुए थे उसमें इनकी कहीं नॉमिनेट करते हैं तो राज्यसभा मेंबर निर्वाचित करा देते हैं तो परिस्थितियां दूसरी बदल जाती हैं। राजनेता कांग्रेस पार्टी के नेता रहे हैं लाल एक करने के लिए, और जो उन्होंने कारण बताए हैं उससे सहमत हुई ना सहमत हुई है, इसमें सहमत होने की कोई बात नहीं है। और वहीं आगरा में चंबल नदी के बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आशीष पटेल, राज्य मंत्री दयाशंकर साथ ही और राज्य मंत्री रजनी तिवारी बाढ़ से प्रभावित गांव का दौरा करने के लिए पहुंचे हैं। हर साल चंबल में बाढ़ की स्थिति को लेकर मंत्रियों ने प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत कर जायजा भी लिया है और गांव में हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही समस्या को मुख्यमंत्री ने साथ ही मंत्रियों से बातचीत की बात भी इसमें सामने आ रही है ताकि इस बाढ़ से बचा जा सके। मोटा बैराज से जो पानी छोड़ा गया है इसके कारण हमारे उत्तर प्रदेश के हिस्से में भी बाढ़ आई हुई है। हमारा जिला प्रशासन पूरी तन्मयता से लग करके जो बाढ़ पीड़ित हैं उनकी मदद कर रहा है। जिनको उनके गांव से हटाना है उनको हटा करके कैंप पे ले जा रहा है। और वहीं मरीजापुर में भी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों की चिंता लगातार बढ़ी हुई है। लोग घरों का सामान और पशुओं को लेकर ऊंचाई वाली जगहों पर पहुंच रहे हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए नाव लगाई गई है। गंगा नदी का जलस्तर आज दोपहर तक ये 77 मीटर तक दर्ज किया गया है, जबकि पानी का वार्निंग लेवल करीब 76 मीटर है। बाढ़ के हालात को लेकर जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है। परेशानी हो भैया, गोरू बछरू कुल हमका ले जाए के बहन और हमने घर में सामान निकाला था। इधर बाढ़ आ गया है, परेशानी बहुत हो गया है और उसके बाद सब जानवर लेके जाना पड़ेगा वहाँ पे पहाड़ से। जिला प्रशासन लगातार स्थिति पर बिल्कुल हम लोग नज़र बनाए हुए हैं, लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। दोनों तहसीलें जो हमारी फ्लड प्रोन एरिया हमारे होते हैं चुनार और सदर के, दोनों तहसीलों के एसडीएम तहसीलदार और पूरी उनकी टीम सभी बाढ़ चौकियां सक्रिय कर दी गई हैं और हम लोग स्थिति पर लगातार नज़र बनाए रखें और बिल्कुल कहीं से कोई दिक्कत नहीं, हमारी सारी व्यवस्थाएं पूरी हैं और लगातार हम लोग देख रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। कहीं कोई अपरिहार्यता की स्थिति में हम लोग तत्काल समाधान कराएंगे। तो चलिए अब बात उत्तराखंड की खबरों की कर लेते हैं। टिहरी गढ़वाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का उद्घाटन किया गया। यह रेलवे प्रोजेक्ट पहला गुलर से शिवपुरी टनल का होगा और मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रधानमंत्री का सपना है। उन्होंने इस महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने के लिए सभी को धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। और सदन में उपनेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की है। कापड़ी का कहना है कि कांग्रेस यूकेएसएस, एससी समेत सभी परीक्षाओं की लगातार सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रही है, लेकिन इस मांग को ना मानकर भर्तियां निरस्त करके सरकार मुख्य अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है। जब प्रदेश में युवा और विपक्ष निरंतर यह मांग कर रहा है कि चयन आयोग की सभी भर्तियों की जांच सीबीआई से होनी चाहिए।
और वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने यूके एसएससी पेपर लीक मामले में बोलते हुए कहा है कि हमारी सरकार पारदर्शी रूप में काम कर रही है, जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा और सरकार इसके लिए तैयार भी है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने ईमानदारी से परीक्षाएं दी हैं उनके साथ किसी भी तरह की नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। विधानसभा में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पीआरओ की भर्ती के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि जिन भी लोगों की भर्तियां विधानसभा में की गई हैं उन सभी लोगों को पारदर्शी रूप में भर्ती किया गया और सभी अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास भी की है। कांग्रेस इस तरह के बेबुनियादी आरोप लगा रही है जिसका कोई वजूद नहीं है। विधानसभा में जो भी नियुक्तियां हुई हैं वो पूरी तरह से एक प्रक्रिया के तहत हुई है, एक पारदर्शी तरीके से हुई है और कांग्रेस उत्तराखंड के अंदर अपना अस्तित्व खो रही है। वो उत्तराखंड के अंदर समाप्ति के कगार पर है। वो केवल अपनी छटपटाहट में और अपने को जीवित रखने के लिए इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगाती रहती है। और रामनगर की कालाडूंगी नगर में दुकानों और वाहनों की बढ़ती चोरियों को लेकर क्षेत्रवासियों में आक्रोश बना हुआ है। वहीं संघर्ष वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने तहसील पहुंचकर तहसीलदार प्रियंका रानी के माध्यम से उपजिलाधिकारी रेखा कोहली को ज्ञापन सौंपते हुए कठोर कार्रवाई की मांग की है। वेलफेयर सोसाइटी के नगर अध्यक्ष मयंक गुप्ता का कहना है कि क्षेत्र में नशे का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिस वजह से लगातार चोरियां हो रही है। उन्होंने कहा है कि अगर प्रशासन द्वारा ठोस कदम नहीं उठाया गया तो उसके खिलाफ जन आंदोलन किया जाएगा। इस संघर्ष वेलफेयर सोसाइटी कालाडूंगी के द्वारा एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी महोदय को जो संबोधित है दिया गया है और इसमें इन्होंने उल्लेख किया है कि कालाडूंगी में नशे का जो कारोबार बढ़ रहा है, इस संबंध में थानाध्यक्ष और सीओ साहब को जो है इसमें वार्ता की जाएगी और उन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित भी किया जाएगा उपजिलाधिकारी महोदय के स्तर से। जिस तरीके से कालाडूंगी में चरस और स्मैक की तस्करी हो रही है और दिन प्रतिदिन हमारे कालाडूंगी और इससे लगे हुए गाँव क्षेत्र के युवा उसमें फंसते जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं और फिर नशा करने के बाद कालाडूंगी और गाँव में चोरियाँ हो रही हैं, जिससे कालाडूंगी की जनता और कालाडूंगी व्यापारी सभी लोग परेशान हैं। तो उससे हमने कुछ कार्रवाई करने के लिए हमारी पुलिस शायद उस पर कोई कार्रवाई सख्ती से नहीं कर रही है, इसलिए ये हो रहा है और इस पर कार्रवाई इसलिए हमने तहसीलदार मैडम को ये ज्ञापन दिया है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और लाल कुआं से हल्द्वानी तक राष्ट्रीय एनएच 109 दुर्घटनाओं का कारण लगातार बनता जा रहा है। हाल ही में एनएच में गड्ढे होने के कारण एक स्थानीय युवक की मौत ये सामने आई थी, जिसमें ग्रामीणों ने आक्रोश भी जताया था। जिला पंचायत सदस्य के नेतृत्व में ग्रामीणों ने भी जिलाधिकारी से मिलकर राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्य को तत्काल प्रभाव से शुरू किए जाने की मांग की है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि विगत कई वर्षों से सड़क बुरी तरह से हालात बद से बदतर बने हुए हैं और दर्जनों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन अब तक इसमें कोई काम नहीं हुआ है। वहीं मामले में जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की निर्माणदायी संस्था को उन्होंने दिया जाएगा। तो एनएच वालों से मेरी बात हुई है, उनको निर्देशित किया है कि अगर एनएच में एक्सीडेंट होने की दशा में अगर जान माल का नुकसान होता तो उसमें हम एनएच के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो एनएच वालों ने बताया कि उसमें अभी आरबीएम का काम चल रहा है उनका और 2 तारीख तक उनका टेंडर फाइनल हो जाएगा। उसके बाद फिर डामरीकरण का भी वो शीघ्र करेंगे। जिस कंडीशन में आज एनएच है वो दुर्घटनाओं का कारण बन रहा है और कई सारी दुर्घटनाएं हुई है। परसों ही हमने अपने एक युवा साथी अरुण कार्की करके जो बेरीपड़ा दुर्गापालपुर निवासी 28 साल का यंग लड़का था, वो हमने खो दिया है। अब आजीविका सबके परिवार का मेन साधन है, आजीविका के कारण ही हमारे परिवार चलते हैं, लेकिन साथ ही साथ क्षेत्र और समाज और जिस परिदृश्य में हम लोग हैं उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना और उसकी सुरक्षा भी रखना हमारी जिम्मेदारी। उत्तराखंड की भूमि अपने विशेष लोक पर्वों के लिए प्रसिद्ध है और इन्हीं लोक पर्वों में से एक पर्व है सातों आठों लोक पर्व। भगवान के साथ ही मानवीय रिश्ते बनाकर उनकी पूजा अर्चना और उनके साथ आनंद मनाने का यह त्यौहार है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़, बागेश्वर व कुमाऊं के सीमांत क्षेत्र में मनाया जाने वाला यह त्यौहार प्रतिवर्ष भाद्रपद मास में मनाया जाता है। वर्तमान में जो है वहाँ के सारे लोग इधर बस गए जहाँ जहाँ, तो वहाँ भी बहुत धूमधाम से वो मना रहे हैं और समय के संग बहुत बढ़ता ही जा रहा है ये। और वर्तमान समय में जो है अपनी लोक संस्कृति हो तो हमारा समाज आकर्षित हो रहा है, तो ये बड़ी धूमधाम से हर जगह मनाया जाता है।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।